मोयान भी खुद को उन 2 प्रिजनर के साथ लड़ने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन वो 2 प्रिजनर जल्दी से अपने आइस फॉल्कन को उनकी तरफ भेज देता है ताकि मोयान को मार सके। तो मोयान भी अपने आइस एल्फ को उसके आइसी फॉल्कन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। उसका बर्ड तो आइस एल्फ को देख के उसके तोते उड़ गए थे। अपने आइसी फॉल्कन का रिएक्शन देख के उसका मास्टर उसे कहता है कि अरे बेवकूफ पक्षी, मैंने तुम्हें कहा था कि इस आइस एल्फ का मुकाबला करो, तुम तो डर के पीछे आ रहे हो। तो मोयान हंसते हुए उसे कहता है कि दरअसल तुम्हारा आइसी फॉल्कन अपने से ज्यादा पावरफुल एल्फ को अपने सामने देख के डर गया है। तो वो निंग से कहता है कि क्यों ना अब इस आइसी फॉल्कन के ऊपर अटैक किया जाए। तो निंग भी अपने मास्टर की कमांड पाते ही अपने आइसी ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देती है। उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो आइस फॉल्कन अपने स्टॉर्म का इस्तेमाल करती है, जो कि उसके किसी काम नहीं आ रहा था। और निंग की आइस ब्लेड पावर की वजह से वो आइस फॉल्कन चुटकियों में ही हलाक हो गई थी। ये देखते हुए तो उसके मास्टर्स की हालत काफी गैर हो जाती है और दूसरी तरफ निंग भी उन्हें घूरते हुए और भी ज्यादा डरा रही थी। और वो दोनों ही प्रिजनर्स कहते हैं कि इस बच्चे से अभी नहीं लड़ा जा सकता। ये कहते ही वो दोनों तो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन भागते हुए उन दोनों के हाथ से एक रोल नीचे गिर जाता है। लेकिन वो दोनों ही उस रोल की कोई खास परवाह नहीं करते, क्योंकि अभी तो उन्हें वहाँ से भागने की पड़ी हुई थी। वो जान चुके थे कि मोयान एक सोल वॉरियर है, अगर वो यहाँ पे रुके तो उनकी खैर नहीं। ये देखते हुए मोयान निंग से कहता है इन दोनों के सामने जाके डबल आइस वॉल बना दो, ये दोनों यहाँ से भागने नहीं चाहिए। तो बजाय उनके सामने जाके डबल आइस वॉल बनाने के निंग उनके पीछे ही डबल आइस वॉल बना देती है। तो मोयान निंग की नादानी देखते हुए उसे प्यार से समझाने लगता है कि देखो, डबल आइस वॉल का मतलब ये होता है कि किसी भी दुश्मन के आगे और पीछे वॉल बना देते हैं ताकि वो वहाँ से भागना नहीं चाहिए। और देखो, इस तरह से तो हम दुश्मन को पकड़ नहीं पाएंगे। निंग ये बात सुन के थोड़ा उदास हो जाती है और अपना मुंह लटका लेती है। तो मोयान उसे कहता है कि देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आइसी ब्लेड स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की हैं और अभी तो तुम काम सीख रही हो, तो तुम इससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगी। अपने मास्टर के मुंह से अपनी तारीफ सुन के निंग खुश हो जाती है। फिर निंग उस आइसी वॉल को भी खत्म कर देती है। मोयान थोड़ा आगे चल के जाता है और उस रोल को पकड़ लेता है। उस लिस्ट को पढ़ने के बाद उसे पता चल चुका था कि ये तो डीमन पैलेस की लिस्ट है और निंग भी उस रोल को काफी गौर से देखे जा रही थी। तो मोयान उसे कहता है कि अरे, तुम्हें इसकी समझ नहीं आएगी क्योंकि ये तो इंसानों की भाषा है। चलो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें इसे भी पढ़ के सुना देता हूँ। मोयान की बात सुन के निंग खुश हो जाती है और क्लैपिंग करने लगती है। तो मोयान उसे पढ़ के सुनाता है कि इस डीमन आइसलैंड में टोटल 3000 प्रिजनर्स हैं। तो मोयान ये बात पढ़ के काफी ज्यादा हैरान होता है कि इन लोगों ने टोटल 3000 लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा है। और उसे ये भी याद आता है कि ऐसी ही एक लिस्ट एल्डर शिया ने मॉक्सी को भी दी थी, लेकिन इन चोरों ने तो इस लिस्ट को माइंड मेमोरिंग करवा लिया था, जिसकी वजह से ये लव्स इसमें ग्लो कर रहे थे। फिर मोयान पढ़ते हुए उसे ये भी बताता है कि इसमें जिनके नाम ग्लो कर रहे हैं वो लोग अभी तक जिंदा हैं और जिनके नाम ब्लैक से लिखे हुए हैं वो लोग मर चुके हैं और उनकी सोल को भी जब्त कर लिया गया है। तो मोयान कहता है कि चलो, ये बात तो अच्छी हो गई कि हमें पता चल चुका कि यहाँ पर कौन लोग जिंदा हैं और कौन लोग मर चुके हैं, लेकिन अब एक बात का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया और उन लोगों को भी इस बात का पता है कि यहाँ पर कौन कौन लोग जिंदा हैं, इसलिए वो उन लोगों को चुन चुन के मारेंगे और उनकी सोल को खुद में अब्सॉर्ब करेंगे। तो इस बात का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ से बच के निकल पाना इतना आसान काम नहीं होगा। तो निंग मोयान को इशारा करती है कि मैप को पीछे से देखो। मोयान भी मैप को उल्टा करके देखता है तो उसे पता चल चुका है था कि ये किसी जगह का मैप है। उस मैप को देखने के बाद मोयान को पता चल चुका था कि ये जगह उसने पहले भी कहीं देखी है। फिर वो फटाफट केव से बाहर निकल के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मैप किसी और जगह का नहीं बल्कि इसी जगह का है। और उस छोटू मास्टर यानी कि सिल्क वॉर्म ने मोयान को जानबूझकर इस केव में भेजा ताकि उसे ये मैप मिल सके। इसी के साथ मोयान अपने फिंगर के साथ पॉइंट करके उस जगह पर प्रोटेक्शन बैरियर लगा देता है ताकि छोटू मास्टर यहाँ पर आराम कर सके। फिर मोयान ये भी सोचता है कि अब तो मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि मेरी लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई होगी और लोग मुझे भी ढूंढ रहे होंगे। फिर दूसरी तरफ हमें आइसलैंड का एक और प्रिजनर दिखाया जाता है जो कि आगे को भाग रहा था और उसका पीछा और कोई नहीं बल्कि मास्टर काओ कर रहे थे, क्योंकि मास्टर काओ ने गलती की थी, उसकी वजह से उन्हें आइसलैंड में पटक दिया गया था। इसीलिए अब उन्हें सरवाइव करने के लिए यहाँ दूसरों को मार के उनकी सोल को खुद में अब्सॉर्ब करना था और अपने सोल पीस से कहते हैं कि इस बंदे को मार दो। फिर मिस्टर काओ उस बंदे में से सोल क्रिस्टल निकाल लेते हैं और उन्हें हाथ में पकड़ के कहते हैं कि इतने बेकार सोल क्रिस्टल की वजह से मैं तुम्हें सारी रात चेस करता रहा और तुम तो मेरे किसी काम के नहीं निकले, बिला वजह अब मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ अचानक से कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई उन लोगों को चेस कर रहा है और उसी के पीछे कोई बंदा अपने बीस्ट के ऊपर उड़ता हुआ आता है और अपने एक ही स्लैश अटैक की वजह से उन सब लोगों का खात्मा कर देता है, जिसे देख के मास्टर काओ एक ही नजर में पहचान गए थे कि ये तो यांग फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर मास्टर योंगशेंग है। तो योंगशेंग भी अपने बीस्ट के साथ वहाँ पर लैंड होते हुए सारे कैदियों से उनका मैप ले लेते हैं और मास्टर काओ को अपने सामने देखते हुए कहता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और एक जर्नल होने के बावजूद तुम यहाँ पर आइसलैंड में क्या कर रहे हो और तुम्हें तो यहाँ पर सरवाइव करने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। तो मास्टर काओ से ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर यांग, मैं तो आपकी फैमिली की हेल्प करना चाह रहा था और देखे मैं किस हाल पर
पहुँच गया हूँ। योंगशेंग उसकी बात सुन के उस पर भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में बात करने की, जिसका नमक खाते हो उसी के खिलाफ बात करते हो। एक लड़का तो तुमसे पकड़ा नहीं गया, वो आज भी यहाँ पर जिंदा फिर रहा है। तो मास्टर काओ अपना सारा गुस्सा अपने बीस्ट पर उतारते हैं और योंगशेंग से कहते हैं कि एल्डर मास्टर मेरी बात तो सुने। वो उसे क्या बताता है इस बात के बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ मोयान जंगल के बीच में मॉक्सी के साथ रेस्ट कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने फादर की याद आती है और उसके फादर उसे ड्रीम में आके जगा रहे थे और उसे एक सोल पेट ढूंढने के लिए कहते हैं। वो जगह भी देख रहा था जहाँ पर वो अपने फादर के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करता था। वो दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह रहा करते थे। फिर वो एक पहाड़ के पास जाते हैं जहाँ पर एक रॉक मॉन्स्टर सो रहा था। उसके फादर उसे कहते हैं कि मोयान इसके सर का एक बाल तोड़ो। मोयान उसके पास जाके उसका बाल तोड़ने लगता है तो रॉक मॉन्स्टर उसके पीछे लग गया था। तो मोयान अपने फादर से कहता है कि फादर आज आपने फिर मुझे चीट कर दिया। लेकिन उसके फादर हंसते हुए आगे चले जा रहे थे और कहते थे कि इस बीस्ट का मुकाबला तुम खुद करो, ताकि तुम्हें पता चलना चाहिए कि कोई भी खतरा इतना आसान नहीं होता। लेकिन मोयान उस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाता और उससे डर के आगे भाग रहा था। जहाँ पता चलता है कि मोयान पहले कितना डरपोक हुआ करता था और अपने फादर से गुस्सा भी हो गया था कि आप किस तरह से अपने बेटे को एक मॉन्स्टर के हाथों छोड़ के आगे आ सकते हैं। लेकिन उसके फादर उसे मनाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने एक सोल बीस्ट मोई चूज किया है। ये कभी भी मुझे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता और हमेशा मेरे साथ रहता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी अपने लिए किसी तरह का सोल बीस्ट ढूंढो। और मेरे सोल पेट की एक और भी खासियत है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। उनका सोल पेट देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ये बहुत क्यूट है। और मोयान के फादर अपने बेटे को एक पेंडेंट देके कहते हैं कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखना, क्योंकि हमारी वो फैमिली पर एक मुसीबत आन पड़ी है। मैं उसे सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके सामने वहाँ से चले जा रहे थे। दूसरी तरफ मोयान सोया हुआ था, लेकिन नींद में ही अपने फादर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फादर नहीं रुकते। और दरअसल वही आखिरी टाइम था जब मोयान ने अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि उसके बाद यांग फैमिली ने मोयान की फैमिली के ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर दिया था। यहाँ पर ही उसकी आंख खुल जाती है तो अपने ऊपर मॉक्सी को देख के उसे याद आता है कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। मॉक्सी उसे परेशान देख के चाटना शुरू करती है। मोयान उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो एक प्यारा सा सपना आ रहा था जिसने मुझे काफी ज्यादा हिम्मत दे दी। अचानक मोयान को अपने पास से ब्लड की काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है तो वो वहाँ चुपके ही देखने लगता है कि आखिर माजरा क्या है। तो मोयान दूसरी तरफ देखता है एक प्रिजनर को भागते हुए। उसके पीछे एक ब्लड बीस्ट लगा हुआ था जो कि उसे एक ही अटैक करके नीचे गिरा देता है। और उसके पीछे एक बंदा भी लगा हुआ था जिसको देख के मोयान जान चुका था कि ये यांग फैमिली का बंदा यानी कि ओकाजी है। तो ओकाजी उस प्रिजनर से कह रहा था कि तुम्हारा मैप कहाँ पर गया। वो उससे माफिया मांगते हुए उसे कह रहा था कि मैं नहीं जानता मेरा मैप कहाँ पे है। ये दरअसल वही प्रिजनर था जिसने मोयान पर अटैक करने की कोशिश की थी। यहाँ वो बंदा ओकाजी से रहम की अपील करते हुए बता रहा था कि मेरा मैप मेरे दूसरे साथी के पास है, इसलिए उसे ढूंढें। लेकिन मैप न मिलने की वजह से वो अपने बीच से उसे मरवा देता है। मोयान को ये देख के काफी गुस्सा आ रहा था और उसे पता चल चुका था कि यांग फैमिली इस मैप के चक्कर में ही यहाँ वहाँ फिर रही है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि इस मैप के जरिए वो किसी ट्रेयर तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए सब लोगों को मार के उनसे मैप का पूछ रहे हैं। इधर ओकाजी अपने हाथ में एक मैप को देख के सोच रहा था कि अभी तक तो मेरे हाथ एक ही मैप लगा है, इतने घने जंगल में मैं बाकी सभी मैप को कैसे ढूंढूंगा। दरअसल उसके अंकल मो की माँ ने उसको ये मैप ढूंढने का ऑर्डर दिया था, इसीलिए वो इस जंगल में भटक रहा था और उसका मैप ग्लो कर रहा था। दरअसल इस मैप के ऊपर एक ऐसा मैजिकल स्पेल क्रिएट किया गया था कि जैसा ही दूसरा मैप पहले मैप के कांटेक्ट में आएगा तो ये दोनों मैप आपस में ग्लो करने लगेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि दूसरा मैप कहाँ पर है। मगर इन दोनों के मैप ही यहाँ पर ग्लो कर रहे थे, जिससे पता चल चुका था कि हो ना हो दूसरा मैप भी पास ही है। तो ओकीमा कहता है कि कोई चूहा अपने बिल में छुपा हुआ है। मोयान भी जान चुका था कि ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा, इसलिए मॉक्सी से कहता है कि अपना एक स्लैश अटैक उस बीस्ट पे करो। वो ब्लड बीस्ट तो मॉक्सी के अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। मोयान भी नीचे आ जाता है, जिसे देख के ओकीमा कहता है कि तुम तो वही कमजोर लड़के हो ना जिसकी फैमिली का हमने खात्मा कर दिया था। तो मोयान भी उसे कहता है कि देख लो, तुम्हारी ही वजह से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन ओकीमा मोयान से डर गया था क्योंकि उसमें से काफी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंडेंट निकल रहा था। लेकिन बचपन में तो ये कितना डरा सहमा रहता था और अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। तो मोयान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यान फैमिली के कितने मेंबर आइसलैंड में मौजूद है, ताकि तुम्हें ढूंढ के मारने में मुझे थोड़ी आसानी हो सके और तुम्हें भी मैं थोड़ी आरामदेह मौत दे सकूं। ओकीमा उसकी बात सुन के गुस्से से भर गया था। अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है कि इसके पास जाओ और इसका सर इसके धड़ से जुदा कर दो। तो वो बीस्ट आगे को बढ़ता है। मॉक्सी ये देख के उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करती है। उस स्लैश अटैक की वजह से वो स्लाइड करता हुआ पीछे को धकेला गया था। ओकीमा ये देख के हंसना शुरू कर देता है, कहता है तुम्हारी छोटी सी मून फॉक्स ये क्या बिगाड़ेगी मेरे इतने बड़े
बीस्ट का, और तुमने तो बस ट्रैश ही जमा कर रखा है जैसा तुम बचपन में किया करते थे। मॉक्सी और मोयान को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आ रहा था, तो मोयान मॉक्सी से एक सीक्रेट अटैक करने के लिए कहता है। तो मॉक्सी भी गुस्से से आगे बढ़ती हुई अपने मून ब्लेड ब्लड स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करती है, और मॉक्सी का ये अटैक तो इतना जबरदस्त था कि मुसलसल स्लैश करने की वजह से मॉक्सी उस बीस्ट का काम तमाम कर देती है। ये देख के ओकीमा की तो हालत खराब होने लगती है। मॉक्सी का अगला अटैक उस बंदे की तरफ था, लेकिन वो भी अपनी विंड फॉर्मेशन क्रिएट करके मॉक्सी को दूर फेंक देता है, और उसी के साथ ओकीमा को और भी गुस्सा आ जाता है, तो अपना एक और बीस्ट भी समन कर लेता है और उसे कहता है कि मोयान अब तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। और ये बीस्ट भी ब्लड बीस्ट था, लेकिन पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक, यानी कि 4th लेवल का बीस्ट था। तो मोयान समझ चुका था कि मॉक्सी इसके साथ फाइटिंग नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो मॉक्सी से कहता है कि मॉक्सी तुम अंदर चली जाओ, मैं निंग के साथ इसके साथ फाइटिंग करने का ट्राई करता हूँ। ये सुन के मॉक्सी को गुस्सा आ जाता है और मॉक्सी अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। ये देख के मोयान काफी खुश होता है और उसे कहता है कि अगर तुम फाइटिंग करना ही चाहती हो तो पूरे जी जान से करना। दूसरी तरफ उसका बीस्ट भी गुस्से से दौड़ रहा था, तो मॉक्सी आगे बढ़ते हुए अपनी मूनलाइट ब्लेड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन मोयान उसे कहता है कि अपनी फायर आइस का यूज करो। तो वो अपना फायर आइस का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, और इस अटैक की वजह से ओकीमा का बीस्ट तो तड़पना शुरू हो गया था। तो वो उसे कहता है कि क्या लड़कियों की तरह तड़प रहे हो, आगे बढ़ो और इसकी गर्दन उड़ा दो। तो वो बीस्ट मॉक्सी की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, तो मोयान उसे कहता है अपनी शैडो टेक्निक का यूज करो, जिसे यूज करते हुए मॉक्सी उसे अपने पीछे भगाए जा रही थी, जिससे वो बीस्ट फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो ओकीमा उसे कहता है कि क्या चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इसके ऊपर एक अटैक करो, लेकिन उसका बीस्ट तो उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसलिए ओकीमा अपनी फॉर्मेशन को भी क्रिएट करके अपने बीस्ट को और भी पावरफुल बना देता है। वो बीस्ट अब पहले से ज्यादा भी खतरनाक हो गया था। वो जोर से अपना पाँव जमीन पे पटकता है, तो जमीन 2 हिस्सों में बट रही थी। इस अटैक से बचने के लिए मोयान और मॉक्सी दरख्त पे जंप करते हैं। ये देख के ओकीमा एक विंड अटैक क्रिएट करके मॉक्सी को उसमें फंसा देता है। मॉक्सी उस फॉर्मेशन में से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती। तो मोयान एक विंड अटैक करके उसको बचा लेता है। ये देख के ओकीमा अपने बीस्ट को ऑर्डर करता है ब्लड नीडल अटैक करने के लिए। इस अटैक की वजह से मोयान जिस डाली पर खड़ा था वो डाली टूट के नीचे गिर जाती है, और मोयान के नीचे आते ही ये बंदा अपनी फॉगी वाइन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस वजह से तो मोयान और मॉक्सी चारों तरफ से उन बेलों से घेरे जा चुके थे। मोयान को हर तरफ फोगी फोग नजर आ रही थी, उसे खुद को डिफेंड करना काफी मुश्किल हो रहा था। ये देख के मॉक्सी उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागे चली आती है, लेकिन ओकीमा उसे कहता है कि अब देखना कितनी जल्दी तुम्हारी मौत हो जाती। लेकिन मॉक्सी उन वाइन्स को डोज करते हुए आगे निकल जाती है, जबकि मोयान भी यहाँ पर अपनी आइसिंग पावर का यूज करते हुए उन तमाम शाहों को फ्रीज कर चुका था। तो मौका पाते ही मॉक्सी भी उस बीस्ट के ऊपर अपना चार्म अटैक करती है। ओकीमा को भी इस बात का पता चल चुका था, इसीलिए वो अपने बीस्ट के ऊपर से चार्म अटैक को हटा देता है। इसीलिए वो बीस्ट मौके का फायदा उठा के मॉक्सी को दूर फेंक देता है। मोयान भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि वो उन वेन्स पे जकड़ा हुआ था। अगर वो जरा सा भी उन वेन से साइड पे होता तो उसे वो वेन टच कर जाती, और वो कोई आम वेन्स नहीं बल्कि पॉइजनस वेन्स थी, जिनके मोयान को टच होते ही उसकी बॉडी में जहर फैल जाना था। यानी कि यहाँ पर ये दोनों ही बुरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। तो ओकीमा उन दोनों को फंसा हुआ देख के अपने बीस्ट से कहता है कि इस मॉक्सी को छोड़ो, इसके मालिक के ऊपर अटैक करो और उसे एक ही झटके में खत्म कर दो। लेकिन इससे पहले के बीस्ट मोयान के ऊपर अटैक कर पाता, मोयान भी निंग के साथ कांटेक्ट करके उसे अपने सामने आइसी वॉल बनाने के लिए बोलता है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो बीस्ट इतनी ज्यादा अटैक करने के बावजूद भी उसे तोड़ नहीं पाता। तो ओकीमा अपने बीस्ट को ऑर्डर करता है कि और भी जोर से फोर्स लगाओ। वो भी उसकी बात सुन के और जोर से फोर्स लगाता है, लेकिन कुछ बन नहीं पाता। मॉक्सी भी मौके का फायदा उठाते हुए उस बीस्ट के ऊपर अपने पंजे से अटैक करने की कोशिश करती है। तो ओकीमा कहता है कि कितनी बेवकूफ है ये मॉक्सी, इसे पता भी है कि ये मेरे बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए बार बार उसके सामने आ रही है मरने के लिए। यही नहीं बल्कि वो तो अपनी जुबान बंद ही नहीं करता। इन दोनों की मुसलसल बुराई किए जा रहा था, इन दोनों को काफी बुरा बोल रहा था, यहाँ तक कि मोयान के माँ बाप के बारे में भी बुरा बोल रहा था। मोयान को ये देख के काफी गुस्सा आता है, और अपनी मुंह फैमिली की बात सुन के मोयान का खून तो जोश मारने लगा। उसे याद आ जाता है कि किस तरह से उसके फादर को यांग फैमिली के मेंबर्स ने मारा था। उसके फादर तो उसका बर्थडे मनाए बगैर ही वहाँ से चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए थे। ये सारा सीन तो मोयान की आंखों के सामने फिरे जा रहा था, और उसे याद आ जाता है कि किस तरह यांग फैमिली के कत्ल करने की वजह से वो अब इनके अंडर रह रहा है। और मॉक्सी एक जंप करते हुए उस वॉल को भी तोड़ देती है। तो मोयान मॉक्सी से कहता है कि अब यहाँ पर आ जाओ, अब आगे की फाइट निंग संभाल लेगा। लेकिन मॉक्सी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि जोर जोर से हाउल करते हुए अपना गुस्सा शो कर रही थी और अपना ऑरा रिलीज कर रही थी। ओकालो ये देख के पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कितनी पागल है ये मून फॉक्स, एक तो अपने मास्टर की कोई बात नहीं सुन रही, इसको पता भी है कि ये मारी जाएगी, तब भी यहाँ से जा नहीं रही। मॉक्सी को ये बात सुन के काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बात उस तक रहती तो ठीक थी, लेकिन बात उसके मास्टर की थी, इसीलिए वो भी अपना गुस्सा दिखाने के लिए आगे बढ़ जाती है और भी ज्यादा जोर से हाउल करने लगती है। तो मोयान को याद आता है कि इसने क्लिफ के ऊपर भी
ऐसा ही किया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि मॉक्सी ब्रेक थ्रू करने वाली है। तो होता भी ऐसे ही है। मॉक्सी की आंखों से तेज रोशनी निकलना शुरू हो गई थी और उसके चारों तरफ काफी तेज और स्ट्रॉन्ग ऊरा क्रिएट होना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते मॉक्सी वन टेल फॉक्स से टू टेल फॉक्स में तब्दील हो जाती है। इतने बड़े स्ट्रॉन्ग बीस्ट को अपने सामने देख के उन दोनों की हालत ही टाइट हो रही थी और वो बड़ा बीस्ट जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था वहीं पर ही रुक जाता है। ओकुमा ये देखते हुए काफी हैरान हो रहा था कि छोटी सी फॉक्स से इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है। उधर फॉक्सी भी धीरे धीरे न्यूटेड होते हुए टू टेल फॉक्स से थ्री टेल फॉक्स में तब्दील हो जाती है। इतनी खतरनाक और जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद ओकुमा से तो अब बात भी नहीं हो पा रही थी और मोयान को भी ये देखते हुए समझ आ गई थी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ मॉक्सी का वो ऊरा और भी ज्यादा तेजी से क्रिएट होना शुरू हो गया था और इसी तरह से करते करते फॉक्सी पहले 5 टेल फॉक्स और फिर 6 टेल फॉक्स में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन फॉक्सी से तो अभी भी खतरनाक डिमोनिक ऊरा निकले ही जा रहा था। ये देख के ओकुमा कहता है कि ये कोई आम फॉक्स नहीं और ये कोई आम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि ये एक रेशियल वेरिएशन है, क्योंकि उसके अलावा एक छोटी सी फॉक्स एक 6 टेल फॉक्स में कैसे तब्दील हो सकती है। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि एक टाइम में एक फॉक्स जो एक टेल को क्रिएट कर सकती है वो देखते ही देखते 6 टेल्स कैसे क्रिएट कर गई। लेकिन हमारी मॉक्सी अभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अभी भी अपना डिमोनिक ऑरा क्रिएट करते हुए सीधे 9 टेल फॉक्स में तब्दील हो चुकी थी। ये देख के ओकुमा को पता चल चुका था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। अगर वो अपनी आंखों से ना देखता तो उसे कभी यकीन ही ना होता है कि ये सोल पेट मोयान की है। उधर मॉक्सी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करती और अपना डिमोनिक ऑरा क्रिएट करते हुए उस बीस्ट के ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट तो चुटकियों में ही चट हो गया था। उसके बाद मॉक्सी सीधा ओकुलो के ऊपर जंप करती है। अपनी मौत को अपने सामने देख के वो उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। और मोयान से कहने लगता है कि मेरे अलावा यांग फैमिली के यहाँ पर 5 मेंबर मौजूद हैं जिन्हें क्लान चैंग कंट्रोल कर रहा है। वो सभी लोग यहाँ पर ट्रेयर ढूंढने के लिए आए हैं। वो तो इतनी फटाफट ये सारी न्यूज दिए जा रहा था जैसे उसकी जान किसी ने पकड़ रखी हो और बात भी ऐसे ही थी। लेकिन मोयान अपनी मॉक्सी से कहता है कि आप इसकी जान छोड़ दो और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम लोग कौन सा ट्रेयर ढूंढने के लिए आए हो। अपनी जान बख्शती हुई देख के वो फौरन से मोयान के सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि दरअसल हम तो एल्डर शिया से छुपते छुपाते हुए यहाँ पर आए हैं ताकि सारे मैप यहाँ से इकट्ठे करके ब्लड डायमेंडस नाम की उस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकें। इसका नाम सुन के मोयान कहता है कि ये तो यांग फैमिली का सीक्रेट मेथड है ना। वो कहता है हाँ ये सीक्रेट मेथड है, लेकिन हमारे पास जो मेथड मौजूद है वो अधूरा है और हमें उड़ते उड़ते ये खबर मिली थी कि 3000 प्रिजनर्स में से जो विन करेगा उसे ये खास मेथड मिलेगा जो कि पूरे का पूरा ही वर्जन है ब्लड डायमेंडस का। और यांग फैमिली इसीलिए इस मेथड को ढूंढ रही है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मोयान को ये सुन के काफी गुस्सा आता है कि यांग फैमिली खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही है ताकि वो चू फैमिली के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर सके। लेकिन ओकुमा कहता है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। ये कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा था और अपना खंजर निकाल लेता है ताकि उस पर सीक्रेटली वार कर सके। लेकिन मॉक्सी ये पहले ही देख लेती है और उसे चुटकियों में ही बूंद देती है। तो मोयान नीचे बैठ के उसके पास जितनी भी चीजें थी उन्हें कलेक्ट करने लगता है। मॉक्सी से कहता है कि ये लोग हाथ दो के मो फैमिली के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर चो फैमिली जिंदा रही तो वो इनका भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। सारी चीजें वहाँ से कलेक्ट करने के बाद वो मॉक्सी को लेके वहाँ से चला जाता है। मोयान और मॉक्सी तो ये नहीं जानते थे कि कोई छुप के उनका ये सारा खेल देख रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि मास्टर काओ था। और अगले ही लम्हे मास्टर काओ योंगशेंग के पास भी पहुंच चुका था और उसे ऑफर कर रहा था एक मैप और उसे कहता है कि अगर मैं आप लोगों के लिए सारे मैप ढूंढ के ले आऊं तो आप मेरी यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। तो मास्टर काओ से उसका ट्रेयर ले लेता है और उसे उसकी ऑफर अच्छी लग रही थी तो वो कहता है ठीक है सारे मैप मेरे लिए ढूंढ के यहाँ पर ले आओ। उससे उसका मैप लेते उसे पता चल चुका था कि इसमें से एक एनर्जी रिलीज हुई है। दूसरी तरफ मॉक्सी एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर हाउल किए जा रही थी, क्योंकि आज अपनी 5 टेल की पावर को ऑन करने के बाद मॉक्सी काफी ज्यादा खुश थी। तो मोयान उसे अपने पास बुला लेता है और उसके वुंड्स को हील करता है, फिर उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि आज उसने काफी हार्ड वर्क किया था। उसके जाने के बाद मोयान अपनी पावर भी चेक करता है, क्योंकि मॉक्सी का मास्टर होने की वजह से उसकी पावर्स भी इंक्रीज हुई थी। ये देख के मोयान भी काफी खुश नजर आ रहा था। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखता हुआ वो अपने व्हाइट आई डीमन को भी बाहर निकाल लेता है और उसे अपनी सोल एब्सॉर्ब करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसका व्हाइट आई डीमन भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो जानता था कि आगे उसे यांग फैमिली के साथ फाइटिंग करने के लिए इन सारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। मोयान को लगता था कि व्हाइट नाइटमेयर सिर्फ अभी 3rd स्टेज पर पहुंचा है, लेकिन उसकी एनर्जी इंक्रीज होती देख के उसे पता चल चुका था कि ये भी 4th लेवल पर पहुंच चुका है। और उसकी पावर की वजह से मोयान भी पीछे को गिर गया था, लेकिन वो फिर भी काफी खुश था क्योंकि उसके पास एक व्हाइट नाइटमेयर जो था। दूसरी तरफ योंगशेंग भी अपने बीस्ट के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। उसे नाइटमेयर के बारे में थोड़ी तो नो हाउ है ही थी और उसका मकसद भी बस अब मोयान को ही ढूंढना था। उड़ते हुए उसे एक केव में से तेज रोशनी निकलती महसूस होती है और वो अपने बीस्ट के साथ उसी तरफ को मुड़ जाता है। और इसी के साथ ही हमारी ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड अच्छी लगी तो एक लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।